से स्वागत करते हैं जिस चैनल का नाम है टेक्निकल विद। आज मैं लाया हूँ आप लोग के नए जब इसका नाम है ट्रांसफॉर्म। आप कौन सा भी आप लोग ने देखो नहीं होगा, इसे स्क्रीन पर देख लीजिए। मैं और जाता हूँ, देखिए पूरा स्क्रीन को ट्रांसफॉर्मर ही आप देखिए। आज हम लोग ट्रांसफॉर्मर पढ़ते हैं। तो देखिए ट्रांसफॉर्मर 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 ट्रांसफर मतलब ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफर से हिलवा करने का मतलब परिवर्तन करने वाला। ट्रांसफर मतलब का क्या होता है कि एक जगह से दूसरा जगह स्थानांतरण करूं। दिया ट्रांसफॉर्मर मतलब हिंदी में कहते हैं परिणामित्र। मुझे नहीं पता ये क्यों ऐसे कहा जाता है, ठीक है, लेकिन यही कहा जाता है। तो ट्रांसफॉर्मर क्या है, सबसे पहले यही सवाल आता है कि ट्रांसफॉर्मर है क्या। आप लोगों ने देखा है ट्रांसफॉर्मर है क्या। तो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, विद्युतीय ऊर्जा को एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक ट्रांसफर करता है, मतलब स्थानांतरित करता है। तो कौन सा ऊर्जा, तो विद्युतीय ऊर्जा, ठीक है। तो सबसे पहले है कि ट्रांसफॉर्मर है क्या। ट्रांसफॉर्मर एक प्रकार का स्थैतिक युक्ति है। स्थैतिक मतलब स्थिर डिवाइस, इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होता। जैसे आप देखे होंगे फैन, हम देख सकते हैं कि अगर फैन है, ठीक है, मोटर है, जनरेटर है, इस सब में क्या है, मूविंग डिवाइस। कंप्यूटर है, कंप्यूटर में भी हार्ड डिस्क घूमता है, लेकिन यह स्टैटिक एक प्रकार का डिवाइस मतलब उपकरण है, इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होता है, ठीक है। और यह क्या करता है, विद्युतीय ऊर्जा को एक ओर से दूसरे ओर तक ट्रांसफर करता है। तो कैसे ट्रांसफर करता है, सबसे पहले इसी के बारे में समझना है। तो देखिए ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि दो वाइंडिंग, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी। तो कंसेप्ट पहले समझना है। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा समझते हैं। तो क्या है ट्रांसफार्मर, एक स्थैतिक युक्ति है जो विद्युतीय ऊर्जा को एक ओर से दूसरे में एक वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग या एक ओर से दूसरे ओर तक। तो कैसे भेजता है इसके बारे में अभी मैंने बताया कि दो वाइंडिंग होता है ट्रांसफार्मर, एक प्राइमरी वाइंडिंग एक सेकेंडरी वाइंडिंग। तो देखिए ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, ठीक है, इसके बीच में कोई माध्यम नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र में था। ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। अब देख सकते हैं इसे, तो प्राइमरी वाइंडिंग में मैंने एसी सप्लाई दे दी, एसी सप्लाई, एसी, ठीक है। और सेकेंडरी वाइंडिंग, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी। प्राइमरी वाइंडिंग में एसी सप्लाई दिया है, ठीक है। एसी सप्लाई जब भी कोई कॉइल है, सबसे पहले इसको समझना, कोई कॉइल में आप डीसी सप्लाई देंगे, ठीक है। ये क्या होता है, इसके बीच में कोई रॉड रख देंगे या लोहा का छड़ रख देंगे, क्या होगा, प्लस में से डीसी सप्लाई देंगे तो क्या होगा, यहाँ से यह क्या होगा, फैराडे कह रहे हैं और स्टेट के नियम के अनुसार किसी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और ये चैप्टर हम लोग देख चुके हैं। तो वैसे ही इसमें क्या होगा कि इस कॉइल के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो वो चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार क्या होगा, एक तरफ नॉर्थ पोल और एक तरफ साउथ पोल। ये मैं पॉजिटिव नेगेटिव की जगह नहीं बता दे रहा हूँ, ये किसी और हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये डीसी दिया जाता। अब जब जैसे ही हम लोग इसी कॉइल में क्या करेंगे, ऐसे करके उसके बाद यहाँ एसी दे रहे हैं, एसी का सिंबल होता है। तो एसी अगर देंगे तो क्या होगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न इसमें भी होगा नॉर्थ साउथ, लेकिन एसी में चूंकि धारा की दिशा समय के साथ परिवर्तित रहती, तो इस आधार पर कहने का मतलब एक सेकंड में 50 बार फेज न्यूट्रल बनता है, न्यूट्रल फेज बनता है, मतलब धारा की दिशा लगातार इधर से उधर जाती रहा। तो इस स्थिति के अनुसार यहाँ जो धारा की दिशा बदल रही है, यहाँ धारा की दिशा निश्चित थी, नॉर्थ पोल साउथ पोल बना, यहाँ धारा की दिशा निश्चित नहीं है,
कहने का मतलब बदल रहा है, तो इसलिए जो नॉर्थ पोल साउथ पोल यह भी चेंजिंग करेगा कितना, 1 सेकेंड में 50 बार, 50 टाइम्स चेंज। और जब 50 टाइम्स चेंज हो तो चुंबकीय क्षेत्र अपने आप चेंज हो रहा है। तो यही ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में हम एसी सप्लाई दे रहे हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र लगातार चेंज होता है। तो जब किसी कॉइल में चुंबकीय क्षेत्र लगातार छेदित होगा, यानी मतलब परिवर्तित हो रहा है, तो उस स्थिति में वहां फैराडे का नियम लागू होगा। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत यही कहता है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर चुंबकीय फ्लक्स वो छेदित कराए, मतलब परिवर्तित कराए, तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल ऊपर, तो वहां चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित कराना है किसी माध्यम से आप करा सकते हैं। ठीक है, पहले मतलब कुंडली को घुमाइए, चाहे चुंबक को घुमाइए, जिसके माध्यम से, लेकिन यहाँ क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र को हमको घुमा नहीं रहे हैं, एसी करंट प्रवाहित कर रहे हैं, जिसके कारण धारा की दिशा लगातार बदल रही है और चुंबकीय क्षेत्र भी लगातार चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी वैसे ही हो रहा है कि फैराडे का नियम लागू हो रहा है यहाँ। तो यहाँ जैसे ही धारा प्रवाहित की है, नॉर्थ पोल जो साउथ पोल बन रहा है, यहाँ लगातार परिवर्तित हो रहा है, और लगातार परिवर्तित होने के कारण फैराडे का नियम लागू हुआ। अब फैराडे का नियम लागू हुआ था, जिसके कारण इसमें चुंबकीय क्षेत्र लगातार परिवर्तित होगा, और परिवर्तित होने के कारण क्या होगा, इसके समीप रखे दूसरा कॉइल सेकेंडरी वाइंडिंग, इसमें ऊर्जा यहां से यहां ऊर्जा ट्रांसफर, मान ली यहाँ 220 वोल्ट दे रहे हैं, अगर दोनों का वाइंडिंग का टर्न्स बराबर है तो 220 वोल्ट मिलेगा। अगर इसका वाइंडिंग का टर्न्स 100 टर्न्स है मान लिया, और यहाँ 50 टर्न्स है, ठीक है, तो ये 220 बोल दिया, तो यहाँ 110 वोल्ट की जाएगी। तो कहने में तो ऊर्जा स्थानांतरित हो जाती है। इससे यह फायदा होता है कि हम लोग वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। ठीक है, अब करंट को भी वैसे ही कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इस प्रकार से। तो वोल्टेज कंट्रोल है। इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि क्या होता है कि मान लीजिए सेकेंडरी और शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है, किसी कारण से फॉल्ट हो गया, ये फॉल्ट का सिंबल देखिए आप लोग, फॉल्ट का सिंबल, मान लीजिए किस तरह से फॉल्ट हो जाता है सर्किट में, कोई लोड जुड़ा हुआ है, तो उस स्थिति में प्राइमरी पर कोई असर नहीं। क्यों नहीं असर पड़ता है तो बोलिएगा। देखिए, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एक दूसरा से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ, म्यूचुअली जुड़ा हुआ है। एक म्यूचुअल बॉन्ड भी आता है। म्यूचुअल मतलब क्या होता है, म्यूचुअल मतलब एक दूसरा से लगा, डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, कुछ बंधित प्रकार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ म्यूचुअल एक दूसरा जुड़ा है, तो यहाँ शॉर्ट सर्किट होगा तो यहाँ कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे यहाँ शॉर्ट सर्किट होता है इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार ट्रांसफार्मर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर क्या है, एक प्रकार का स्थितिक युक्ति है जो विद्युतीय ऊर्जा को एक वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग तक स्थानांतरित कर। ठीक है, स्टैटिक मतलब रुका हुआ है। यह ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन हो गया, और मैंने इसके आधार पर समझा भी दिया आपको, और आपको और देखना है और तो कुछ सवाल पूछ सकते हैं। तो ये हो गया ट्रांसफार्मर के बारे में। अब देखिए, इसमें क्या है, सबसे बड़ा मेन टॉपिक यही रहता है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग होता है, और वाइंडिंग को डायरेक्ट नहीं लपेटा जाता है, लेमिनेटेड कोर पर लपेटा जाता है। तो लेमिनेटेड कोर सिलिकॉन स्टील का बना। ठीक है, मतलब इस साधारण स्टील में सिलिकॉन का कुछ पदार्थ का मात्रा मिला दिया जाएगा तो वो सिलिकॉन स्टील बन जाएगा। ठीक है, जिससे थोड़ा सा पोरोजन वोजन उसका चांस नहीं रहता है, डायरेक्ट लोहा जंग लग जाता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। तो ट्रांसफार्मर का क्लियर हो गया। अब देखिए, तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यहाँ एक टॉपिक आ रहा है। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर। इंडक्शन हिंदी में कहा जाएगा अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। कहने का मतलब दोनों कॉइल एक दूसरा जुड़ा नहीं हुआ, म्यूचुअली जुड़ा। पहले एक वाइंडिंग पर, जैसे मान लीजिए लेमिनेटेड कोर है, एक वाइंडिंग ऐसे लपेट देंगे, ठीक है, और उसके ऊपर एक और वाइंडिंग लपेट, तो दोनों एक दूसरे से टच तो नहीं हो, स्पर्श नहीं किया, क्योंकि वाइंडिंग जो कर रहे हैं तार जो मतलब ये वायर रहता है उसको एनिमल वायर कहते हैं। एनिमल वायर पर तो खुद इंसुलेशन है, एक दूसरे से जुड़ा नहीं हुआ है, यही चीज है।
तो देखिए कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ट्रांसफार्मर को समझते हैं। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मतलब बनावट, ठीक है। तो बनावट क्या, ये बनावट क्या है? तो देखिए ट्रांसफार्मर ऐसे बनावट रहा, ठीक है। तो देखिए ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग बनाया गया है। यह एक प्राइमरी वाइंडिंग है जिस पर P1 P2 मैंने सूचित किया है वाइंडिंग के सीओ को, और यहाँ सेकेंडरी वाइंडिंग S1 S2, ठीक है। और यह लोहा का कोर मैंने बताया है और लेमिनेटेड कोर का प्रयोग की, मतलब एक ठोस लोहा का टुकड़ा नहीं प्रयोग करके बहुत सारा पतला पतला लोहा का पत्ती प्रयोग किया था, सब को आपस में रिबीटिंग कर दिया था, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मान और बढ़ता है, यदि इसके वजह से यह प्रयोग किया, लेमिनेटेड कोर प्रयोग किया गया, इस पर वाइंडिंग कर दिया गया प्राइमरी और इस पर सेकेंडरी वाइंडिंग कर दिया। जैसे इस पर एसी सप्लाई दिया जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से यहाँ होकर चला जाएगा, तो यहाँ सप्लाई इन पर दिए। ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। अब हम लोग ट्रांसफार्मर का क्लासिटी नहीं, क्लासिफिकेशन पढ़ने के पहले हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पढ़ते हैं। क्या है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मतलब, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात हिंदी में कह सकते, क्या है अनुपात, इसको के से सूचित किया गया है। सबसे बड़ी क्या तो कहा गया है कि लेट ए फाई बराबर मैग्नेटिक फ्लक्स पंचिंग होता है वेबर में, ठीक है। तो आपको जानता एफ बराबर फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होता है, तो आपको जानता है, ठीक है। ये वेबर में एन बराबर नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब लपेटों की संख्या, चाहे प्राइमरी वाइंडिंग चाहे सेकेंडरी वाइंडिंग, यहाँ ये नहीं है कोई भी वाइंडिंग का लपेटों की संख्या है, ठीक है। तो ठीक है, उस स्थिति में क्या होगा, ई वेरीज एज पाई एफ एन, ये जो क्या है ईएमएफ जो उत्पन्न हो रहा है वो चुंबकीय फ्लक्स और मतलब क्या है फ्रीक्वेंसी तथा नंबर ऑफ टर्न्स के समानुपाती होगा। हम लोग जानते हैं ई आर एम एस बराबर ई एवरेज, अब उन्हें क्या होता है फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर का वैल्यू आप लोग को मालूम है 1.1 पर, 30 आधार पर हो जाएगा। ईपी बराबर मतलब प्राइमरी ईएमएफ बराबर 4.44 पाई एफ एन पी। जब यहाँ प्राइमरी वोल्टेज आएगा, प्राइमरी एफ प्राइमरी टॉर्क रहेगा, ये एक फॉर्मूला हो गया। वैसे ही सेकेंडरी वाला ये होगा, इस आधार पर सेकेंडरी वोल्टेज बराबर 4.44 पाई एफ एन एस, ठीक है। ये सेकेंडरी होगा। इस पर बहुत सारा प्रॉब्लम आता है कि सेकेंडरी प्राइमरी वोल्टेज निकालिए, सेकेंडरी वोल्टेज निकालिए, ठीक है। तो इस आधार पर निकाल सकते हैं। एक और होता है ये बराबर, मान लीजिए देखिए कोई भी ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग प्राइमरी टर्न्स को एनपी सूचित किया जाता है, एनएस मतलब सेकेंडरी टर्न्स, प्राइमरी टर्न्स को एनपी एनएस, ये प्राइमरी टर्न्स है, लिख देते हैं आप लोग को आसानी होगा। ये सेकेंडरी टर्न्स, वीपी बराबर प्राइमरी वोल्टेज
Vs बराबर सेकेंडरी वोल्टेज, ठीक है। आई पी बराबर प्राइमरी करंट, आई एस बराबर सेकेंडरी करंट, ठीक है। ये सब होता है प्राइमरी टर्न्स, प्राइमरी टर्न्स, सेकेंडरी टर्न्स, प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज, मतलब सब वाइंडिंग के और अलग अलग रहेगा, प्राइमरी करंट, सेकेंडरी करंट। तो इसको के बराबर हो जाएगा एन एस बाई एन पी बराबर वी एस बाई वी पी। कहते लोग ई एस भी लिखता है या ईपी लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वोल्टेज है, बराबर आई पी बाई आई एस। यहाँ ये सब है क्या, तो इस आधार पर बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन बनता है कि मान लीजिए सेकेंडरी टर्म्स दिया रहेगा, प्राइमरी टर्म्स दिया रहेगा, प्राइमरी वोल्टेज नहीं दिया है, सेकेंडरी वोल्टेज दे दिया, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं आगे, ट्रांसफार्मर का दूसरा पार्ट है, ठीक है। ट्रांसफार्मर मतलब बहुत सारा प्रकार से वर्गीकृत, सो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर, ठीक है। क्लासिफिकेशन है जिससे पहला है अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू आउटपुट कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू आउटपुट मतलब आउटपुट के आधार पर, आउटपुट के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन। तो सबसे पहले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में पहुंचे हैं। पहला है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को शॉर्ट में टीआरएफ लिख सकते हैं। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर देखिए दो वाइंडिंग ऐसे ही रहेगा, एक प्राइमरी वाइंडिंग है, यहाँ कोर है, और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। आप देख सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी के टर्न्स में संख्या अलग अलग, इसमें ज्यादा टर्न्स है, इसमें कम टर्न्स। तो कहने का मतलब जितना भी वोल्टेज फेज न्यूट्रल वाले यहाँ देते हैं, यहाँ भी फेज न्यूट्रल वोल्टेज मिलेगा। इस आधार पर जितना भी वोल्टेज देंगे उससे यह कम डाउन, कहने का मतलब वोल्टेज कम कर देगा, टर्न्स के अनुसार वोल्टेज कम हो जाएगा, ठीक है। और यह ध्यान रखना है कि जिस साइड हाई वोल्टेज होगा उस साइड टर्न्स का संख्या अधिक रहेगा। इस आधार पर आप पहचान सकते हैं ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप है कि स्टेप। तो हम इनपुट में यहाँ प्राइमरी में हाई वोल्टेज के लिए ज्यादा टर्न्स किए हैं, यहाँ सेकेंडरी। तो यह वोल्टेज को मान लीजिए 100 वोल्ट देते हैं, तो यहाँ इसके चौगुना मतलब चौथाई हाफ अगर टर्न्स बना हुआ है, 25, समझ रहे। दूसरा है स्टेप अप ट्रांस, इस ट्रांसफार्मर का प्रयोग प्राय पड़ जाएगा बैटरी चार्जर, ठीक है, बैटरी चार्जर, स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर, ठीक है, एडॉप्टर इत्यादि में किया जाता है। उसके बाद स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और ऐसा ट्रांसफार्मर देखिए इसका अपोजिट हो जाएगा, इसमें प्राइमरी की ओर कम टर्न्स रहेगा और सेकेंडरी की ओर अधिक टर्न्स होगा। तो जो भी वोल्टेज देंगे मान लीजिए यहाँ 12 वोल्ट दे रहा है, यह कहने मतलब लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज करेगा। हम मैंने कहा था अभी कुछ देर पहले कि जिस ओर हाई वोल्टेज रहेगा वहां टर्न्स की संख्या अधिक रहेगी। देखिए यहाँ हाई वोल्टेज है, ये लो वोल्टेज है, तो टर्न्स संख्या कम है, हाई वोल्टेज है, यहाँ टर्न्स की संख्या अधिक। तो स्टेप अप ट्रांसफर इसका प्रयोग किया जाएगा यूपीएस, इन्वर्टर, ठीक है, इमरजेंसी लाइट, इत्यादि में। आप लोग को समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है फिर से कहिए, फिर से चैनल को देखिए,
फिर से वीडियो देखिए, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन करिए। चलिए आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन में दूसरा आ रहा है अकॉर्डिंग टू कोर। मैंने बोला कोर के आधार पर कैसा प्रकार का कोर प्रयोग किया जाता है। इसमें है 3 प्रकार का। तो पहला है कोरे टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर, देखिए इसमें क्या रहता है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर रहेगा तो ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, यहाँ ऐसे रहेगा, यहाँ ऐसे रहेगा, ठीक है। और इस पर प्राइमरी वाइंडिंग पहले कर दिया जाता है, ठीक है, इसका 2 तार निकाल दिया जाएगा और इसी के ऊपर फिर सेकेंडरी वाइंडिंग किया जाएगा, ठीक है। पहले जो किया जाता है उसको प्राइमरी कहा जाता है, बाद में किया जाएगा उसको सेकेंडरी के, इसी पर आता है। तो मान लो इस वाइंडिंग में मान लो ये P1 P2 होगी और यहाँ S1 S2। मान लो एक वाइंडिंग इसमें खराब हो गया, मतलब प्राइमरी खराब हो गया, प्राइमरी ही ज्यादातर खराब होता है, तो क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग को निकालिएगा फिर उसको वाइंडिंग करिएगा, तो वाइंडिंग का तार का तो इंसुलेशन उसमें का ऊर्जा निकल जाएगा, तार खराब हो जाएगा, फिर नया वाइंडिंग करना पड़ेगा। यही है कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। दूसरा है इसमें शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। शेल, ठीक है। तो शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर क्या है, इसमें वाइंडिंग देखिए एक और प्राइमरी एक और सेकेंडरी रहता है, ऐसे रहता है। उससे पहले मैंने फिगर बनाया था, यहाँ प्राइमरी है P1 P2, यहाँ दिस वन, ठीक है। तो प्राइमरी एक और है, सेकेंडरी एक और है। मान लो कोई वाइंडिंग खराब होता है तो आसानी से बदला जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका इफिशियंसी अधिक है, क्योंकि एक के ऊपर एक लपेटा हुआ है तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा मिलता है, ट्रांसफार्मर का दक्षता अधिक होता है, इसका इफिशियंसी कम है। तो यह लो पावर, ये हाई पावर में बनाया जाता है और यह लो पावर के लिए होता है। यही अंतर है दोनों ट्रांसफार्मर। छोटा छोटा देखिए बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक किट रहता है, जैसे अगर इन्वर्टर किट है, छोटा छोटा ट्रांसफार्मर है, उसमें ये भी ट्रांसफार्मर सेल टाइप। तीसरा ट्रांसफार्मर है बेरी टाइप। बेरी मतलब वायर नहीं है, यहाँ दूसरा आकार हो गया, ठीक है। हम्म, हम्म, इसके बीच में वाइंडिंग रहता है, ठीक है। कहने का मतलब जैसे आप लोग का टिफिन कैरियर होता है, आप लोग देखे होंगे कैसे उसमें किनारे और चारों ओर ये लगा रहता है, क्लैंप जैसा रहता है, उसके बीच में टिफिन रखा रहता है, ठीक है। तो टिफिन का जो बॉक्स है समझ लीजिए वो वाइंडिंग है, और जो ये है बाहर का जो लोहा का स्टैंड लगा हुआ है वो। तीसरा प्रकार चलते हैं। तीसरा है अकॉर्डिंग टू फेज, मतलब फेज क्रम के आधार पर। जिसमें है पहला है सिंगल पेज ट्रांसफार्मर। तो सिंगल पेज ट्रांसफार्मर क्या है, एक प्राइमरी रहेगा और एक सेकेंडरी रहेगा। पेज न्यूट्रल इसमें दीजिएगा, ठीक है, पेज न्यूट्रल इसमें दीजिएगा, इसमें भी पेज न्यूट्रल आएगा। ये आप लोग तो जानते ही हैं, जितना का काम सिंगल फेज बताया हुआ मैंने। दूसरा है थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर क्या है, 3 वाइंडिंग प्राइमरी भी रख, और 3 वाइंडिंग सेकेंडरी में रहेगा।
तो अब कैसे जोड़ा जाएगा? थ्री फेज में चूंकि 3 ही तार रहता है, आर वाई बी, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। इसमें न्यूट्रल का काम नहीं है थ्री फेज में, है ना। अर्थ का तो काम हो सकता है, ठीक है, न्यूट्रल का काम नहीं। इसमें 6 वाइंडिंग को कैसे जोड़ा जाएगा? तो ये प्राइमरी साइड है, ये सेकेंडरी साइड है। तो सबसे पहले इसमें अलग अलग कनेक्शन आता है, जैसे स्टार, ठीक है, या डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा में 3 तार रहेगा, स्टार में 4 तार। 4 वायर सिस्टम, 3 वायर सिस्टम, हम लोग पहले पॉलीफेज सर्किट में हम लोग पढ़ चुके। देखिए, तो मैं यहाँ क्या बना रहा हूँ, डेल्टा स्टार, ठीक है, डेल्टा स्टार। तो प्राइमरी वो डेल्टा बनाना, तो डेल्टा बनाना है तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, इसको इससे जोड़ दिए, इसको इससे जोड़ दिए, और इसको इससे जो शॉर्टेड सिरा प्राप्त हो रहा है, 3 सिरा शॉर्टेड प्राप्त होगा, उसमें आर वाई बी सप्लाई दे देंगे। ये डेल्टा कनेक्शन हो गया। अब स्टार कनेक्शन हुए है, तो देखिए हर ट्रांसफॉर्मर जहां से शुरू किए उसको स्टार्टिंग कहा जाएगा, और जहां खत्म हुआ एंडिंग। यहाँ भी स्टार्टिंग कहा जाएगा, यहाँ एंडिंग कहा, यहाँ स्टार्टिंग कहा जाएगा, यहाँ एंडिंग कहा। तो इसमें क्या करना है, स्टार्टिंग को स्टार्टिंग से मिलाइए, चाहे एंडिंग को एंडिंग से, ठीक है, दोनों में से। तो मैं एंडिंग को एंडिंग से मिलाता हूँ, देखिए एंडिंग को एंडिंग से मिला दिए, यहाँ भी एंडिंग से एंडिंग को ही लगा, और यहाँ एक सिरा निकाल दी, ठीक है। और जो शेष स्टार्टिंग सिरा बचा हुआ है उसको ऐसे निकाल देना। तो जो शॉर्टेड तीनों वाइंडिंग में शॉर्ट किया है उसको न्यूट्रल मान लिया जाएगा, और आर वाई बी। देखिए स्टार में 4 तार आ गया, इसीलिए ट्रांसफार्मर से न्यूट्रल निकल जाता, ठीक है। आप लोग को क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इस आधार पर आता है डेल्टा स्टार। 3 तार इधर से आएगा और यहाँ से 4 तार निकल जाएगा। आपके गांव में या मोहल्लों में जाता है 4 तार। न्यूट्रल कहाँ से आता है, पता चल रहा है कि कनेक्शन करने से न्यूट्रल आ रहा है, अलग से कोई न्यूट्रल उत्पन्न नहीं होता है। कनेक्शन जैसे करिएगा वैसे ही ट्रांसफॉर्मर से न्यूट्रल। आगे चलते हैं, तो चौथा प्रकार देखते हैं, अकॉर्डिंग टू वुली, ठीक है। कहने का ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग बहुत गर्म होता है, इसलिए उसको शीतलन करने की आवश्यकता, मतलब शीतलित करने, ठंडा पड़ने का होता है पैसे। इसमें भी 3 प्रकार का है। पहला है ऑयल पुली। ऑयल पुली कहने का मतलब इसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर ने तेल भर दिया था। मान लीजिए ट्रांसफार्मर है, कि ये ट्रांसफार्मर का जो बाहर का दिखता है भाग, वो ट्रांसफार्मर का मेन टैंक, तो टैंक के अंदर यहाँ ट्रांसफार्मर रखा हुआ, ठीक है। ये आपका ट्रांसफार्मर है, कि इसमें क्या किया जाएगा, तेल भर दिया जाए, ठीक है, तेल भर दिया जाएगा, ऑयल। ये ऑयल कूलिंग हो जाएगी। तो प्राय कितना लोग कहा जाता है कि कौन सा तेल भरा, कौन सा तेल भरा जाता है, इसके बारे में लोग कहते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में प्राय मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल का है, नेचुरल ऑयल प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फैक्ट्री का वेस्ट वाला तेल या पेट्रोलियम। जबकि खाड़ी देशों में जो ओलिव ऑयल, उसमें उसको भी, ओलिव मतलब जैतून करके, उसको भी भरा जाता है। तो कहने का मतलब किसी तरह ठंडा करना चाहिए, और तेल ऐसा होना चाहिए जो पूर्ण रूप से इंसुलेटेड होना चाहिए, जिसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ 30 किलो वोल्ट पर mm नीचे, यानी मतलब 1 mm का अगर बूंद लेते हैं उसमें 30,000 वोल्ट देंगे, तब भी वो अचालक नहीं, अचालक कौन है, चालक नहीं बने। कहने का मतलब उसमें करंट पास नहीं होना चाहिए, अगर करंट पास हो रहा है तो आप करते हैं खराब। साधारण कोई भी तेल पर पानी नहीं डाल सकते, इंसुलेटेड ऑयल डालते हैं, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, वाइंडिंग ट्रांसफार्मर पूरा डूबा हुआ रहता है तेल।
चलिए ये ऑयल टाइप हो गया। दूसरा है वाटर कूलिंग। ठीक है, तो कहा कितना लोग आएगा वाटर कूलिंग में, तो पानी भर दिया हुआ है, नहीं ऐसे नहीं किया जाता है। तो देखिए क्या किया जाता है, ये जो आपका टैंक है, टैंक में ट्रांसफार्मर रखा हुआ है यहाँ। ठीक है, ये आपका ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। तो इसमें क्या किया जाता है कि पाइप लगाया जाता है। ठीक है, मोटा पाइप लगाया जाता है। आप देख रहे हैं इसमें तेल भी भरा हुआ है। इसमें क्या होगा, वाटर इनलेट और यहाँ वाटर आउटलेट। क्या है कहने का मतलब, तेल में ट्रांसफार्म डूबा हुआ है। प्राय हम लोग देखते हैं गर्मी में कि बूम बंद होता है, तो उस स्थिति में ज्यादा हम लोग क्योंकि हवा का आदान प्रदान भी हुआ है। तो ट्रांसफार्मर का जो टैंक है उसके अंदर जो ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, वाइंडिंग गर्म हो रहा है, तो ट्रांसफार्मर का तेल भी गर्म हो रहा है और बंद के वजह से ज्यादा हीट हो जाता है। तो उस स्थिति में उसको कूलिंग करने की आवश्यकता। एक क्या किया जाता है, लोहे का पाइप को लेकर, न तो DI पाइप को लेकर इसके अंदर से ऐसे ऐसे करके ले जाया जाता, जिसके अंदर से पंप के द्वारा पानी को इसके अंदर ले जाकर और फिर पानी को बाहर निकालेगा। तो पानी बाहर से ठंडा पानी जाता है और ट्रांसफार्मर का क्या करता है, जो भी तेल का हीट हुआ है, उष्मा हुआ है, वो उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है और सोख कर क्या करता है, बाहर निकाल देता है। ये प्रक्रिया, ये वाटर कूलिंग कहा जाएगा इसे। तेल ही है, केवल पानी के द्वारा उष्मा को किया जा रहा है। तो तीसरा पढ़ते हैं हम लोग। तीसरा है फोर्स्ड एयर कूलिंग। ठीक है, तो पहले का मतलब ट्रांसफार्मर का जो टैंक रहता है, इसके अंदर ट्रांसफार्मर, ठीक है, उसके बाहर ऐसे ऐसे गोल ऐसे जाली लगा दिया जाता है, अंदर ट्रांसफार्मर रखा हुआ है और इसमें क्या किया जाता है, बड़ा बड़ा फैन ऐसे। ठीक है, चला दिया जाता है। तो बाहर का हवा अंदर भेजता है या अंदर का हवा बाहर निकालते होता है। तो कहने का मतलब ट्रांसफार्मर एक बॉक्स के अंदर रखा रहेगा, जो चारों दोनों तरफ क्या रहता है, फैन लगा हुआ। तो फोर्स्ड एयर कूलिंग कहने का मतलब हवा को तेजी हवा भेजा जाता है, इसके ट्रांसफार्मर तो बोली ठंडा हो ले। तो ये प्रक्रिया है। इसके बाद पांचवा हम लोग पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू आउटपुट कैपेसिटी। ठीक है, आउटपुट कैपेसिटी के आधार पर, आउटपुट क्षमता का था, आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार का। पहला है ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर मतलब कहा जाता है, ऑटो मतलब कितना लोग कहता है ऑटोमेटिक, तो नहीं ऑटोमेटिक यानी इस ट्रांसफार्मर, अभी हम लोग जितना ट्रांसफार्मर है सब में दो दो वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग सेकंड। लेकिन इस ट्रांसफार्मर क्या होता है, वाइंडिंग एक ही। यहाँ जो ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत भी कहा जाएगा वो म्यूचुअल इंडक्शन पर था। यहाँ क्या हो जाएगा, ये सेल्फ इंडक्शन। कैसे रहता है, एक वाइंडिंग रहेगा ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, और इसी वाइंडिंग से यहाँ सेकेंडरी, और ये कॉमन होता है।
तेज न्यूट्रल यहाँ दिया जाएगा और यहाँ से पेज न्यूट्रल, मतलब कुछ पोर्शन फेज का यहाँ से ट्रांसफॉर्मर का उससे ऊपर यहाँ से, और ये कॉमन तार रहता है न्यूट्रल के लिए। तो एक ही वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर जो सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सेल्फ इंडक्शन क्या है? तो सेल्फ इंडक्शन को देखिए बहुत आसानी समझना। एक कॉइल में एसी सप्लाई दे दी है, जैसे ही कॉइल में एसी सप्लाई देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र एसी करंट के कारण चुंबकीय क्षेत्र स्वतः परिवर्तित होगा, और चुंबकीय स्वतः परिवर्तित होगा तो उस कुंडली में ईएमएफ उत्पन्न होगा, जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ या स्व प्रेरित विद्युत वाहक बल का, तथा यह सिद्धांत सेल्फ इंडक्शन या स्व प्रेरण सब पढ़ेगा पहले और ये क्लब, ठीक है। तो स्व प्रेरण कहलाएगा, इसके बारे में हम भी कर सकते। बस ऑटो ट्रांसफॉर्मर हो गया। दूसरा है आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर क्या है? तो देखिए, जहां से बिजली बनता है जनरेटिंग स्टेशन से, वहां से बिजली से दूर दूर जगह तक पूरा मतलब भारत में ले जाने के लिए क्या होता है कि जनरेटर के द्वारा बिजली को ट्रांसफार्मर के द्वारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर से बढ़ा दिया और बढ़ाकर भेजा जाता है, ठीक है, बिजली। तो ट्रांसफार्मर कितना वोल्टेज बढ़ाया या उसमें कितना करंट है उसको मापने के लिए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर खरीदे। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर दो प्रकार का है। पहला है पोटेंशियल ट्रांसफर, ठीक है, तो यह इसको पीटी कहा जाता है। जो क्या करता है, जो एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। वैसे जोड़ा जाएगा, मतलब 3 फेज लाइन दिया हुआ है 1 2 3, इसमें ट्रांसफार्मर ऐसे ऐसे ये प्राइमरी वाइंडिंग ऐसे ऐसे जोड़ दिया जाएगा। कोई दो तार में आर वाई बी बस बार से गया हुआ है, इसको यहां से जोड़ दें, और सेकेंडरी वाइंडिंग से क्या किया जाएगा, ऐसे लेकर और यहाँ वोल्ट मीटर जोड़ दिया है। तो देखिए हाई वोल्टेज है इसमें, मान लीजिए यहाँ आपका 133 किलो वोल्ट है, मतलब 1,33,000 वोल्ट को मापना है। तो हमको कैसे मापेंगे? बहुत ज्यादा वोल्टेज लगेगा, बहुत बड़ा वोल्ट मीटर से हम क्या करते हैं, पीटी का प्रयोग करके, मतलब पोटेंशियल का ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके वोल्टेज को उतना अनुपात पर घटा देते। मान लिए इसका 1000 1:1000, मतलब जितना है इसका 1000 वोल्ट इसको कम कर देगा। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जितना प्राइमरी है उसका 1000 वोल्ट कम हो गया, मतलब 1/1000 इतना वोल्टेज कम कर देगा। तो उतना वोल्टेज तो इतना 1000 इतना है तो 133 वोल्ट हो जाएगा, ऐसा ही ना है। 33,1000 इसको 1000 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 133 वोल्ट। तो 133 वोल्ट तो क्यों, कोई ट्रांसफॉर्मर 0 से 300 को वोल्ट का वोल्ट मीटर से नाप लेगा, आसानी से वोल्टेज नाप ले। ये हो गया पीटी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। आप लोग पावर स्टेशन, ये सब स्टेशन में आप लोग देख सकते हैं। ये पीटी हो गया वोल्टेज मापने वाला। दूसरा है इसमें, दूसरा का मतलब दूसरा इसमें क्या है, करंट ट्रांसफार्मर, जिसको कहा जाता है सीटी। तो ये मान ली यही आप बस बार है आर वाई बी इसका, तो इसमें क्या किया जाता है, देखिए इसमें क्या किया जाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर पर कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर जानते हैं कि वोल्टेज सेकेंडरी साइड हाई रहेगा, लेकिन करंट क्या हो रहेगा, उसको उल्टा रहेगा, कम रहेगा, इधर करंट ज्यादा रहा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 1 टर्न्स, ठीक है, ये कुछ 2 टर्न्स भी रख सकते हैं, यहाँ रखता गया और इसको हाई वोल्टेज से जोड़ दिएगा। सेकेंडरी और क्या किया जा रहा है,
1 एम्पियर मीटर लगाकर इसको अर्थ खोलिए, तो जिससे क्या होता है, आई करंट, लो करंट पुन अट्टा हम लोग पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू कमर्शियल व्यवसायिक दृष्टि के आधार पर, ठीक है। इसमें क्या है, पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। दूसरा है इसमें पावर ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ये पावर ट्रांसफार्मर होता क्या, तो ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर दोनों लगभग एक ही है। इतना तो निश्चित है कि दोनों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर हम डाउन, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर देखिएगा, और गली मोहल्ला गांव टोला इस सब पे देखिएगा एक लगा रहता है, 2 पोल पर ऐसे बीच में लगा रहता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो वितरण ट्रांसफार्मर के नाम से जाना, ठीक है। तो आप फिगर में देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। दूसरा है पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर मतलब हाई पावर वाला, ठीक है। जो अभी मैंने बताया, जनरेटिंग स्टेशन से ट्रांसफार्मर के द्वारा हाई वोल्टेज करके उसके बाद भेजा जाता है, जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलने के लिए पावर ट्रांसफर होती है। तो भी एक प्रकार का क्या है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, कंस्ट्रक्शन लगभग सेम है, लेकिन पावर अलग अलग है। ये ट्रांसफार्मर जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर केवीए में रहता है, और वो एमवीए, बस यही। अगर तो हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में फिगर हम लोग देखते हैं। देखिए मैंने पावर या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर फिगर देख सकते हैं, फिगर बनाने में थोड़ा समय लगा है, ठीक है। देखिए ये ट्रांसफार्मर है आपका, पूरा पूरा भाग ट्रांसफार्मर का भाग का, ठीक है। इसके अंदर देखिए ये जो बड़ा आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, सो कहा जाता है मेन टैंक, ठीक है। इसमें 2 टैंक होता है, ट्रांसफार्मर में 2 टैंक होता है। एक मेन टैंक जिसमें तेल रहता है, जिसके अंदर का भाग देखिए 3 वाइंडिंग दिया हुआ है, और इसमें तेल भरा हुआ है, आपको अंदर भाग दिखा रहा है, ठीक है। और दूसरा होता है सम टैंक, ये कंजर्वेटर जिसको कहा जाता है, सम टैंक। इसमें यहाँ ऑयल ऑयल लेवल इंडिकेटर लगा, ठीक है। ऑयल लेवल इंडिकेटर के रूप में क्या रहता है कि इंडिकेटर के रूप में एक ग्लास लगा दिए थे, जिसमें तेल का स्तर पता रहता था। अगर इसमें तेल का स्तर कम हो गया, कहने का मतलब नीचे वाला भी तेल में कम हो गया, तभी ना तो ये नीचे चला गया है, और यह इससे बुटफोल्ड रिले के माध्यम से गुजारा कंजर्वेटिव। तो पहले तो दूसरा है, यहाँ देखिए ऑयल इनलेट, कहने का तेल भरने के लिए मेन टैंक में, और यहाँ से ऑयल मान लेता तो खराब हो जाता है कि दूसरा तापमान डालने के लिए यहाँ पायला हो, सब में यहाँ क्या भी दिया गया रहकर इससे निकल जाता। और यहाँ ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए हवा, बाहरी हवा भी टैंक को ठंडा करते रहा, कूलिंग पाइप दिया गया, जिसका अंदर बाहर से हवा जाते रहता है, ये सब पाइप दिया गया है, ठीक है। यहाँ बुलपोल दी है। इस तरह ट्रांसफार्मर के लिए ब्रीदर दिया गया। ब्रीदर क्या करता है कि एक प्रकार का, तो पूरा टैंक बंद रहने के कारण ऐसा ही गर्म हो जाता, ठीक है। तो गर्म को ठंडा करने के लिए क्या किया जाता है, बाहर से हवा जाने के लिए बना रहो। तो बाहर जब हवा जाएगा तो उसके अंदर क्या होगा कि बाहरी वायु जब प्रवेश करेगा टैंक के अंदर, तो बाहरी नमी भी अंदर चला जाएगा। ट्रांसफार्मर के अंदर अगर तेल में नमी जाता है तो उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ घट सकता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, मैंने मतलब नहीं घटे, तो उसके लिए क्या किया जाता है, इसमें सिलिका जेल पड़ दिए। सिलिका जेल क्या है, पाउडर टाइप का। अब तो देखिए कोई मोबाइल वगैरह खरीदिएगा, उसमें छोटा तो पुलिया बिकता, ठीक है, कि मोबाइल में अगर खराबी कुछ भी आ जाए, मतलब पानी बाहर से अगर जाए तो सिलिका जेल पानी के सूख लेगा, मोबाइल का अंदर पानी नहीं है, बताने की। वैसे ही इसमें भी है। तो ब्रीदर करने में तो सांस ले रहा है, एक तरह से हवा ले रहा है, ये है। उसके बाद है यहाँ वूसिंग, 3 ट्रांसफार्मर का इंसुलेटर लगा गया है, जिसमें वाइंडिंग आप सप्लाई को जोड़ सकते हैं,
यहाँ डेंजर बोर्ड लगा हुआ है। डेंजर बोर्ड में क्या होता है, ट्रांसफार्मर का स्पेसिफिकेशन लो, कितना केवीए का है, कितना फेज का है, 3 फेज है, सिंगल फेज है, ठीक है, कितना वोल्टेज है, कितना फ्रीक्वेंसी है, कौन सा क्लास इंसुलेशन है, ये सब दिया जाता है प्लस स्पेसिफिकेशन। ये सब ट्रांसफर का उसके बाद यहाँ व्हील दिया गया। इतना भारी ट्रांसफॉर्मर को ले कैसे जाएगा, पहले व्हील दिया रहता है कि ट्रांसफॉर्मर को एक जगह से दूसरी जगह रखती है। पोल पर चढ़ाने के लिए चैन पुलिंग का प्रयोग किया सकता है। इसके बाद है ब्रूच होल्ड व्हील। एक ब्रूच होल्ड व्हील के पहले एक्सप्लोजन वेन। आप लोग देखते हो कि प्रेशर कुकर जो होता है उसमें एक सेफ्टी पल्ब कब वो करो कि जब मान लिया टैंक के अंदर बहुत ज्यादा वाष्प और आपका ढक्कन अटक गया, निकल नहीं रहे, उस स्थिति में क्या होगा, टैंक को फाड़ देगा, मतलब कुकर को फाड़ सकता। सेफ्टी वाल्व लगा, रबर का ये लगा हिल्ली, क्या होता है वो ज्यादा वाष्प बनेगा, रबर का हिल्ली पिघल जाएगा और इसमें से वाष्प निकल गया तो आपका कुकर फटेगा। यहाँ वैसे एक्सप्लोजन वेन दिया गया, पूरा टैंक में अंदर तेल अगर गर्म किया, उस स्थिति में क्या हो जाता है कि आग लग सकता है। तो इसको यहाँ रबर का झिल्ली लगाया जाता है, एक्सप्लोजन वेंट। तब क्या होता है, ज्यादा गर्मी के कारण यह पिघलता है और क्या होता है, अंदर का वायु बाहर निकल, काला धुआं ट्रांसफार्मर के। अब तुम देखते होंगे कभी कोई आग लगता है ट्रांसफार्मर में। तो ये सब ट्रांसफार्मर का, ये चाहे आप पावर ट्रांसफार्मर हो चाहे डिस्ट्रीब्यूटर, पावर ट्रांसफार्मर आकार में बड़ा रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आप लोग देख ही सकते हैं मुहैया। तो देखिए इसका फिगर भी मैंने दे दिया आपको। आगे चलते हैं। छक्का है, सतवां, अकॉर्डिंग टू लोकेशन, ठीक है, लोकेशन कहने का मतलब स्थापना का था, तापमान वो कहाँ रखना है। पीसा जा तो पहला है इंडोर ट्रांसफार्मर लाओ, आउटडोर। इंडोर ट्रांसफार्मर क्या है, तो कहने का मतलब वैसा जगह यहाँ पानी वानी आना। ट्रांसफार्मर का क्या होता है, ये सब एयर कूलिंग वाला है ट्रांसफार्मर, उसको बाहर रखिएगा तो पानी अंदर जा सकता। तो वैसा ट्रांसफार्मर क्या किया था, एक बड़ा शेड लगा कर, शेड मतलब झोपड़ी जैसा बना कर उसके अंदर ट्रांसफार्मर को रखा जाए, तो वह इंडोर ट्रांसफार्मर वाला, ठीक है। कहने के बाद दरवाजे भर के अंदर को, और आउटडोर ट्रांसफार्मर आप लोग जानते हैं हर जगह आउटडोर ही रहता है, खुला वातावरण में रहता है, आउटडोर पैदल है। ये सब ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण हो गया, क्लासिफिकेशन 7 प्रकार का मैंने बताया है, ये आप लोग देख सकते हैं। हम आगे चलते हैं। ट्रांसफार्मर में लॉसेस, ठीक है, ट्रांसफार्मर में लॉसेस, यहाँ है लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में 2 प्रकार का लॉस होता है। पहला है, ठीक है, आयरन लॉस, दूसरा कॉपर लॉस। आयरन लॉस ट्रांसफार्मर के कोर में उत्पन्न होता है, यह लोड और नो लोड में स्थिर रहता है। और कॉपर लॉस क्या है, वाइंडिंग का प्रतिरोध रखता है, इसके कारण लॉस होता। तो लोड जब दिया जाएगा तो लॉस टूटता, नो लोड स्थिति में कॉपर लॉस। तो उसी को चेक करने के लिए एक प्रक्रिया है, टेस्ट है, उसको बारे में बता रहे हैं। पहला है ओपन सर्किट टेस्ट, ठीक है, किला परिपथ परीक्षण। इसमें क्या करते हैं, एक ऑटो ट्रांसफार्मर ले लिया जाता है और ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग में जोड़ दिया जाएगा, सेकेंडरी वाइंडिंग ऐसे ही छोड़ दिया जाएगी। और यहाँ क्या किया जाता है, वाट मीटर लगा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ वाट मीटर
लगा दो। उसके बाद ऑटो ट्रांस सप्लाई देंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर का नॉब घुमाएंगे, प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देगा, ये ओपन साइड रहेगा, करने मतलब इस पर कोई लोड नहीं देना है। उस स्थिति में क्या होगा, और इसको फुल करेंगे तो देखेंगे जितना वोल्टेज देना है मैक्सिमम वोल्टेज पर जो वाट मीटर का रीडिंग होगा वही उसका क्या हो जाएगा, आयरन लॉस। कितना आयरन लॉस है, तो यह ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोग आयरन लॉस चेक करते हैं, जो कि नो लोड लोड दोनों स्थिति पर स्थिर घटेगा बढ़ेगा ना, ठीक है, ओपन सर्किट पर। दूसरा है, दूसरा इसी में बता देते हैं। दूसरा है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में क्या किया जाता है, इसको शॉर्ट कर दिया, और यहाँ स्टेप अप के स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उसमें लिए थे ओपन सर्किट में, यहाँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर लेते हैं। देखिए मैं बना देता हूँ फिगर आपको अच्छा से, स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी को देखिए, यहाँ वोल्टेज लो रहेगा और यहाँ हाई रहेगा, और इसका भाग को शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, हाई वोल्टेज साइड को। अब क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर को ये शॉर्ट कर दिए तो मैक्सिमम लोड हो गया एक तरह से। अब इसको क्या करेंगे, वो ऑटो ट्रांसफार्मर को घुमाएंगे, जो वाट मीटर का जो मैक्सिमम वोल्टेज देने पर जितना रीडिंग होगा वो उसका क्या हो जाएगा, कॉपर लॉस। यही बताया था, कॉपर लॉस, आयरन लॉस, ठीक है। आयरन लॉस कोर के कारण उत्पन्न होता है, कोर चूंकि जब सप्लाई देते हैं तो कोर ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के कारण कोर भी गर्म हो जाता है, वो लॉस उत्पन्न करता है। दूसरा है कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस क्या है कि जब ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं तो प्रतिरोध के कारण क्या होता है, कोर कोर कह रहे हैं वाइंडिंग गर्म होता है। तो वाइंडिंग जब गर्म होता है तो जैसे जैसे जितना लोड बढ़ते जाएगा तो वाइंडिंग ज्यादा गर्म होगा, लॉस बढ़ेगी, और जब लोड नहीं रहेगा लॉस नहीं होगा, कॉपर लॉस यही, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर का है। हाँ, इसके बाद है एक और टॉपिक छूट रहा है ट्रांसफार्मर का, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन मतलब एक ट्रांसफार्मर को दूसरे ट्रांसफार्मर से जोड़ता है। तो दो प्रक्रिया से जोड़ेंगे, एक पैरेलल करके एक सीरीज पर। तो जब पैरेलल करेंगे तो ट्रांसफार्मर का करंट बढ़ेगा तो जिससे पावर बढ़ जाएगा, और सीरीज करेंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा। तो देखिए पहले हम सीरीज करते हैं, इन सीरीज देखिए क्या करते हैं, एक ट्रांसफार्मर दूसरा ट्रांसफार्मर, प्राइमरी से प्राइमरी की जोड़ दी है, सेकेंडरी को सेकेंडरी से जोड़, ठीक है, और यहाँ सप्लाई देंगे पेज न्यूट्रल, और यहाँ सप्लाई ये, इससे क्या होगा, तो मान लिए 440 वोल्ट यहाँ दे रहे हैं तो यहाँ जितना वोल्टेज तो मिल जाएगा। तो पहले ये 220 वोल्ट का दो ट्रांसफार्मर था, उसको अगर सीरीज में जोड़ देंगे तो 440 वोल्ट का दो फेज से जोड़ सकते हैं। दूसरा है पैरेलल, क्या पैरेलल सर्किट ला, ठीक है। पैरेलल सर्किट में क्या होगा, एक ट्रांसफार्मर को दूसरे ट्रांसफार्मर से वो देना है समानांतर में, और शॉर्टेज सीरो पर सप्लाई दे देना, ठीक है। प्राइमरी का प्राइमरी से शॉर्ट कर दिए, सेकेंडरी का सेकेंडरी से। तो इस स्थिति में क्या होता है, आपका करंट बढ़ता है, ठीक है। तो करंट बढ़ेगा तो पावर बढ़ेगी, और जानते हैं P बराबर V इंटू आई,
जब करंट बढ़ेगा तो क्या होगा, पावर भी इंक्रीज करेगा। वोल्टेज की सेम है कि यहाँ हाई करंट प्राप्त होगा, यहाँ क्या होगा, हाई वोल्टेज प्राप्त होगा। इसमें ये प्रक्रिया है। ये इतना ही ट्रांसफार्मर का आपका आईटीआई के सिलेबस में यही है। तो आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। जाते जाते यही कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।